हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कल हमने फ्लावर के कुछ पार्ट्स पढ़े थे। जैसे सेपल था, ग्रुप ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल, ये बोल दो सेपल को कैलिक्स भी बोला जाता है। पेटल, कोरोला, ग्रुप ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल। स्टेमन पढ़ा था जिसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं, जिसके दो पार्ट थे, एंथर और फिलामेंट। एंथर में ही पॉलन ग्रेन बनेगा, देखेंगे। कार्पेल पिस्टिल या गाइनोसियम पढ़ा था जिसके तीन पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और यही कार्पेल पिस्टिल अगर सिंगल फ्यूज्ड है गाइनोसियम से तो उसके बाद बोल दिए जाते हैं मोनो कार्पिलरी, या एक से ज़्यादा फ्यूज्ड हैं तो मल्टी कार्पिलरी। एग्जाम्पल था स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पील एंड मैंगो। अगर यही कार्पेल अगर फ्री रहते हैं तो एपोकार्पस बोलते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, रोजेज, लोटस। और अगर बहुत सारे फ्यूज हैं एक दूसरे से तो फिर उसको बोलते हैं सिनकार्पस। एग्जाम्पल है मैंगो, मस्टर्ड, कोकोनट, टोमेटो एटसेट्रा। ये हमने कल पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने कल पढ़ा था फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल पार्ट है थैलेमस का, जिससे ओवरी अटैच्ड होती है। ये वाला स्ट्रक्चर इसको ओवरी बोलते हैं, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। ऊपर वाले को स्टिग्मा बोलते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट को स्टाइल और नीचे वाले पार्ट को ओवरी बोलते हैं। इन तीनों को मिला करके कार्पेल, पिस्टिल या गाइनोसियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सिलेंड्रिकल ये वाला पार्ट है पूरा, इसको बोलते हैं स्टैमेन या एंड्रोसियम बोलते हैं। ऊपर वाले को एंथर बोलते हैं और लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमने देख लिया था। अब चूंकि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का होना ज़रूरी है। यही मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, आपको पता है। तो इसके लिए चलिए हम सबसे पहले जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल गैमीट को बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से किस तरीके से फीमेल गैमीट बनेगा उस प्रोसेस को देख लेंगे, जिसको मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो हम लोग इसको जो है पहले माइक्रोस्पोर को बनाएंगे, मेल स्पोर को बनाएंगे, फिर उसके बाद फीमेल स्पोर को बनाएंगे, फिर देखेंगे किस तरीके से उसका फ्यूजन होगा, क्या होगा, वो चीज़ें हम सब देखेंगे। आज के इस टॉपिक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सॉल्व होने वाले हैं। हर एक पॉइंट टू पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, कोई भी पॉइंट कहीं पे भी मिस नहीं होने पाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे नीट में, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमीट बनाने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो इसमें फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, स्टैमेन या एंड्रोशियम, जिसके दो पार्ट होते हैं। आपको पता है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, दूसरा होता है एंथर। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का होता है। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं एंथर। तो अगर हम बात करें फिलामेंट की तो ये लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टाक होता है। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का वो कैसे अटैच्ड है, थैलेमस ऑफ और पेटल ऑफ फ्लावर। हमने अभी देखा कि यहीं से फिर क्या होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे निकला होता है तो यहीं पे अटैच्ड होता है, तो इसको बोलते हैं थैलेमस या पेटल ऑफ फ्लावर। क्वेश्चन बन सकता है, एक बार बन चुका है यहाँ से, तो फिर देखते रहिए आगे। एंथर के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर साइड में प्रेजेंट हैं, तो इनको बोलते हैं टर्मिनली प्रेजेंट, टर्मिनस पे प्रेजेंट होते हैं। बाइलोब्ड होते हैं, हर एक बाइलोब्ड का मतलब दो लोब, हर एक लोब में दो थीका होते हैं, तो इसके लिए इनको क्या बोल दिया गया, डाइथीकस है।
टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। हर एक पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग, ये पॉइंट्स आप लोग लिखते चलिएगा। एंथर इज कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे चल के पॉलन सैक में डेवलप होंगे, एक्सटेंड होंगे ये पॉलन सैक लॉन्गिट्यूडनली, और इसी में पॉलन सैक में क्या होगा, पॉलन ग्रेन को भरा जाएगा। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होगी, जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स को बनाया जाएगा, और यही पॉलन ग्रेन्स इन्हीं पॉलन सैक्स में फिल्ड करके रखे जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि एंथर में प्रेजेंट होता है, उसको अगर हम लोग देखते हैं, एंथर को कट किया, कट करने के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल्स दिखाई देती हैं। सबसे ऊपरी लेयर जो होती है उसको एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे मिडल लेयर, और सबसे नीचे जो इनर मोस्ट लेयर टेपेटम होती है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। और इसी टेपेटम के नीचे यहाँ पे कुछ स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं। एपिडर्मिस का काम क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल सकें तो इसको बोलते हैं डेhiscence ऑफ पॉलन ग्रेन। मतलब कि इस लेयर से क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स को रिलीज किया जाएगा। चूंकि पॉलन ग्रेन्स तो यहाँ पे बनने वाले हैं, पॉलन ग्रेन्स इसी स्पोरोजेनस टिश्यू से हम देखेंगे आगे किस तरीके से बनेंगे। तो अगर यहाँ से इन स्पोरोजेनस टिश्यू जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं इन इनर वॉल के आसपास में, तो यहाँ से जब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो इन पॉलन ग्रेन्स को बाहर डेhiscence करने का काम कौन करेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को बाहर आना है फर्टिलाइज करने के लिए फीमेल गैमेट से, तो बाहर आना पड़ेगा। तो ये जो लेयर है एपिडर्मिस, यही हेल्प करती है पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकलने में। चलिए, टेपेटम का रोल क्या होता है, तो ये सबसे इनर मोस्ट वॉल होती है, सबसे अंदर प्रेजेंट है, हम देख रहे हैं इनसाइड में प्रेजेंट है टेपेटम। और ये क्या करता है कि जो भी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। चूंकि ये सबसे अंदर साइड में है और पॉलन ग्रेन्स यहीं पे बनने वाले हैं, तो इन पॉलन ग्रेन्स को बनने के बाद क्या होगा, इनको नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नरिशमेंट टेपेटम देगा। कैसे देगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और उस साइटोप्लाज्म में मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, जिसको बाई न्यूक्लिएट कंडीशन भी बोला जा सकता है, या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी बोला जाता है। तो टेपेटम लेयर में एक्चुअली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई हियर इज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टेपेटम देयर इज अ मोर देन 1 न्यूक्लियस एंड बाई न्यूक्लियस आइदर मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको बता दें कि क्योंकि ये जो है माइटोसिस के थ्रू ये बने हुए हैं, और माइटोसिस में भी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, इसके लिए सेल में नंबर तो नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन कैरियोकाइनेसिस का मतलब कि ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहे हैं। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो सेल का तो डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, जिसके वजह से न्यूक्लियस का नंबर बढ़ रहा है जबकि सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए अबाउट द टेपेटम। अब हम आगे चलते हैं, इस स्पोरोजेनस टिश्यू की बात करते हैं, जहां से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिसको पॉलन ग्रेन बोलेंगे। देखते हैं किस तरीके से बनता है। चलिए, अभी ठीक है। तो ये रहा हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू। ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं, 1-2 पॉइंट्स हैं इनके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। एक तो ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं होमोलॉगस सेल्स, मतलब एक टाइप की सेल्स, एक जैसी सेल्स से ये कंपैक्टली
अरेंज्ड होते हैं, मतलब बहुत टाइटली जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो स्पोरोजीनस टिश्यू हैं तो बहुत सारी सेल्स होंगी इनके अंदर, आपको पता है कि बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो अगर स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगी वो सब क्या कर रही हैं, एक दूसरे से टाइटली अरेंज्ड हैं और सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब कि जो भी माइक्रोस्पोरेंजिया है उनके सेंटर पोर्शन में पाए जा रहे हैं। इनका प्लॉइडी कंडीशन कैसा होता है, ये 2n होते हैं, डिप्लॉइड होती हैं। अब इनके अंदर यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब इन स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट सेल्स में मियोसिस होता है। तो मियोसिस पहली बार हुआ तो 2 सेल बन गई, फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड हुआ तो 4 जो है माइक्रोस्पोर बन गए, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। आपको पता है कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर 2n था तो यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं, हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये पॉलन मदर सेल बना सकें या फिर ये क्या बना सकें, पॉलन ग्रेन बना सकें। इनके अंदर दोनों टेंडेंसी होती है। अब इनके बाद एक माइटोटिक डिवीजन होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अभी तक तो मियोसिस से क्या बने थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे, लेकिन माइक्रोस्पोर टेट्राड से पॉलन ग्रेन बनने के लिए माइटोटिक डिवीजन, जिसको माइटोसिस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जो प्लॉइडी कंडीशन यहाँ पे है n है, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे ये भी n बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या थे हमारे पास, स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स थी। इन्होंने मियोसिस किया, एक बार फर्स्ट टाइम मियोसिस किया तो 2 सेल बनी, सेकंड टाइम मियोसिस किया तो 4 सेल बनी, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। इन माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि पॉलन मदर सेल भी बना सकें और पॉलन ग्रेन भी बना सकें। इसी पॉलन मदर सेल से वापस फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी, यहाँ से फिर वापस जो है पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या है, हैप्लॉइड है। यही पूरी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड मियोसिस प्रोसेस के रिजल्ट हैं, जबकि पॉलन ग्रेन माइटोटिक डिवीजन के रिजल्ट हैं। अब थोड़ा सा हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन में क्या चीज़ें हैं, पॉलन ग्रेन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या नहीं है, थोड़ी सी देख लेते हैं। इसका जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं, क्योंकि यही तो है मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन के बारे में देखें तो ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। साइज और शेप वेरी कर सकता है। डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स में आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको डिफरेंट शेप एंड साइज मिलेगी, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर्स इनकी साइज होती है। और अगर अब बात करें इनके अंदर, तो इनके अंदर 2 लेयर पाई जाती है पॉलन ग्रेन के। एक तो एक्साइन होती है, दूसरी इंटाइन होती है। जो इंटाइन वॉल है वो इनर वॉल होती है, अंदर के साइड जो लेयर पाई जाती है उसको इंटाइन बोलते हैं, जो कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती है इन कंपेरिजन टू एक्साइन, देखेंगे। और ये पॉलन ग्रेन के मैच्योरेशन और पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये अंदर पाए जाने वाली जो मेम्ब्रेन है। और अगर एक्साइन की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है पॉलन ग्रेन की, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन बायोलॉजिकल सिस्टम का सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल है। इसके ऊपर अगर आप टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली भी डालते हो तो ये जो है डिग्रेडेट नहीं होती है। इवन अभी तक कोई भी एंजाइम ऐसा फाउंड नहीं किया गया है कि जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेडेट कर सके। और इसके वजह से बहुत सारा फ़ायदा होता है पॉलन ग्रेन को, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन इतना रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है कि जिसके ऊपर न टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, न एसिड का इफेक्ट पड़ेगा, न एल्कली का। तो इसके वजह से जो है पॉलन ग्रेन को बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। और क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन है तो ये डिग्रेडेड भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा। और उसके बाद
इसी एक्साइन लेयर पे क्या होता है कि जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है वहाँ पे जर्म पोर्स होते हैं। और ये एक हार्ड लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है हार्ड होती है और थिक होती है। क्योंकि हार्ड होने का इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि इट प्रोटेक्ट्स पॉलन ग्रेन फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एसिड पड़ जाएगा, एल्कली पड़ जाएगा, चूँकि ये हार्ड है और स्पोरोपोलिन है तो इसके वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा पॉलन ग्रेन को। तो अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें पॉलन ग्रेन का, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर में हमको क्या दिखता है? एक तो सबसे पहले वाले आउटर लेयर जो है उसको क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। इसी एक्साइन में आपको क्या दिख रहे हैं? जर्म पोर्स दिख रहे हैं। और उसके बाद अंदर वाली जो लेयर है उस अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इंटाइन, जो कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और उसके अंदर आपको दिख रहा होगा रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है, वो साइटोप्लाज्म है सेल का। उसी साइटोप्लाज्म को सराउंड किया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में दो सेल हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक तो जेनरेटिव सेल। इसी पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल हैं। सोचो पॉलन ग्रेन एक खुद सेल है, उसके अंदर भी जो है दो सेल है। ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर दो सेल हैं, एक तो वेजिटेटिव दूसरा जेनरेटिव सेल है। तो देखते हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो वेजिटेटिव सेल है ये साइज में थोड़ा सा बड़ी होती है, बिगर इन साइज, और इसमें बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, एबंडेंट इन फूड मटेरियल। और इरेगुलरली शेप्ड का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कोई शेप नहीं, इरेगुलर शेप, जिसका शेप हमेशा बदलता रहता हो, ऐसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस वेजिटेटिव सेल में। और जनरेटिव सेल जो होती है ये इन कंपेरिजन टू वेजिटेटिव सेल स्मॉलर होती है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, टहलती रहती है। स्पिंडल शेप्ड की होती है और इसके पास भी डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत सारा घना जो है साइटोप्लाज्म होता है। सेल का जो अपना प्लाज्मा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके पास भी एक न्यूक्लियस है। और यही जेनरेटिव सेल एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो यहाँ पे अभी तक क्या हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में जनरली देखा जाता है मोस्ट ऑफ द 60 to 70% केस में यही कंडीशन होती है कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल होती है, एक को वेजिटेटिव सेल और एक को जनरेटिव सेल बोलते हैं। इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। एग्जाम्पल है पी। जैसे मटर में आप देखोगे तो यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसी भी देखी गई हैं जहाँ पे थ्री सेल्ड स्टेज भी शेडेड होता है। शेडेड का मतलब कि जो पॉलन ग्रेन है उसके ऊपर जो है एक्साइन आ गया, इंटाइन आ गया, जर्म पोर आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब इसके अलावा भी कभी कभी देखा गया है कि एक वेजिटेटिव सेल और दो जनरेटिव सेल जो है दिखाई देती हैं। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेयर कंडीशन है लेकिन दिखता है तो हमको ज़रूर पढ़ना है। एग्जाम्पल है जैसे वीट में पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये थ्री सेल्ड स्टेज होते हैं। एक तो इनके पास वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है, और एक जो है जनरेटिव सेल होता है। यही जनरेटिव सेल क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन करके दो जो है जनरेटिव सेल या दो मेल गैमेट को जो है बनाते हैं। तो अगर ओवरऑल सेल की बात किया जाए तो एक आपको जो है सेल में पॉलन ग्रेन में जो है एक तो वेजिटेटिव सेल दिखेगा आपको और दो जो है मेल गैमेट जो कि माइटोसिस डिवीजन होने के बाद जनरेटिव सेल में फॉर्म्ड हुए हैं। तो इसको बोलते हैं थ्री सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। तो थ्री सेल्ड स्टेज का एग्जांपल किसमें है, वीट में, और टू सेल्ड स्टेज का एग्जांपल किसमें है, पी में। तो चलिए थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा और चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन में क्या है कि कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, कुछ नुकसान भी करते हैं ये पॉलन ग्रेन, और कुछ बेनिफिशियल भी हैं। कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट जैसे ये सीवियर एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस कॉज कर सकते हैं, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं,
जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। और कभी कभी तो देखा गया पॉलन एलर्जी भी होती है, जैसे पार्थेनियम को देख लो या फिर कैरेट ग्रास, जो कि इंपोर्ट किया गया है इंडिया में, बाहर से लाया गया है इसको। तो यहाँ पे ये क्या है कि इंपोर्टेड वीट, जो बाहर से मंगाए गए वीट हैं उनके साथ ये कंटामिनेंट होके ये क्या है, ये एक तो यूबिक्यूटेनियस नेचर के हैं और ये क्या काज कर देते हैं, पॉलन एलर्जी कॉज कर देते हैं। मंगाया गया है बाहर से इनको, लेकिन बाहर से जो इंपोर्ट किए गए हैं वीट, उसी के साथ ये क्या करते हैं, कंटामिनेट होकर के बहुत सारे टाइम्स पे देखा गया है कि पॉलन की एलर्जी क्रिएट कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि इनको जो है अगर किसी जगह पे ले जाएं तो वहाँ पे इनको खांसी बहुत आने लगती है। एक्चुअली क्या होता है कि उनको पॉलन ग्रेन की एलर्जी हो जाती है। उस टाइम पॉलन तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उड़ते रहते हैं हवा में, उसके वजह से एलर्जी कॉज होने लगती है। फिर उसके बाद क्या है कि वहाँ पे अगर आप बहुत सारे टाइम तक अगर आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे तो एलर्जी आपको कंटिन्यू बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही प्लेस छोड़ दोगे आप तो वापस आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। अब इसके देखते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या क्या है। बेनिफिशियल इफेक्ट ये है, पॉलन ग्रेन में जो है बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, और बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होने के वजह से इसमें जो है पॉलन टैबलेट्स को जो है बनाया जाता है, और जिसका यूज जो है फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे किया जाता है। और पॉलन का कंजप्शन जो है बहुत ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है एथलीट्स, और जो एथलीट्स होते हैं, जो दौड़ने वाले लोग होते हैं या जो रेस हॉर्स होते हैं, उन सबको जो है पॉलन का टैबलेट जो है दिया जाता है, ताकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा रहे और वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। अब चूँकि पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड या 3 सेल्ड स्टेज पे शेडेड हो गया है, पॉलन ग्रेन बन चुका है, पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन बन चुका है, इसकी शेडिंग हो गई है, 2 सेल्ड या 3 सेल्ड स्टेज जो भी होना है हो गया है। अब इसको स्टिग्मा पे चले जाना है, फीमेल गैमिट से मिलना है इसको, नहीं तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे अपनी वायबिलिटी को लूज कर देगा, ये खराब हो जाएगा, इसके अंदर टेंडेंसी नहीं रहेगी फर्टिलाइजेशन करने की, इसके अंदर प्रेजेंट जो भी न्यूक्लियस है वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसके लिए इसको अब जो है फीमेल गैमिट से मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें कि वायबिलिटी लूज कितने देर में हो जाती है, तो वायबिलिटी जैसे सीरियल्स के केस में देखा जाए, जैसे राइस और वीट है तो उसमें 30 मिनट पॉलन ग्रेन बना, उसके 30 मिनट्स के अंदर अगर इसको फीमेल गैमिट नहीं मिलता है, फीमेल गैमिट तक ये नहीं पहुंचता है, तो ये अपनी वायबिलिटी लॉस कर देगा, ख़त्म हो जाएगा ये। और जैसे रोजेसी फैमिली के या लेगुमिनेसी या सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनमें जो है पॉलन ग्रेन बनने के बाद कई महीनों तक जो है वायबिलिटी रहती है, वायबल रहते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी रहती है फर्टिलाइजेशन करने की। अब अगर बात करें, पॉलन ग्रेन को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है स्टोर भी किया जा सकता है पॉलन बैंक्स में। क्रिप्टो ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत पॉलन बैंक्स में पॉलन ग्रेन को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर भी किया जा सकता है, जिसको बोला जाता है क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। क्रिप्टो प्रिजर्वेशन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत पॉलन बैंक्स में पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है, जिसको बोला जाता है क्रिप्टो प्रिजर्वेशन एट -190 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन्स को रख करके पॉलन बैंक्स में क्रिप्टो ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत क्रिप्टो प्रिजर्वेशन किया जाता है। चलिए, अभी तक तो हमने पॉलन ग्रेन को बना लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन में एक जाइन लेयर है, इंटाइन है, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। हम मान के चल रहे हैं 2 सेल्ड स्टेज वाली कंडीशन को आगे लेके चल रहे हैं, पी का एग्जांपल लेके, जैसे मटर में होता है, हिबिस्कस में होता है। तो अब इसको जो है फीमेल गैमिट से मिलना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो चलिए अब हम लोग फीमेल गैमिट को बनाते हैं। मेल गैमिट को तो बना लिया पॉलन ग्रेन को, अब फीमेल गैमिट को बनाते हैं। देखते हैं फीमेल गैमिट कैसे बनता है। मेल गैमिट कहाँ से बना है? एंथर में प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजियम। चूंकि ये फीमेल गैमिट के साइज के कंपैरिजन में ये थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए माइक्रोस्पोर बोला जाता है, जबकि फीमेल गैमिट जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, इसलिए उसको मेगा स्पोर बोला जाता है। तो
मेल जो गैमिट है उसको बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है, जबकि फीमेल गैमिट के बनने की प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। तो चलिए मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में अब यहाँ पे हमको फीमेल गैमिट बनाना है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जैसे कि हमने देखा कार्पेल, पिस्टिल या गाइनोशियम बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, एक तो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी इन नेचर होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, और लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन आएंगे तो इसी स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। और ओवरी जो होता है ये बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है। अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, आपको पता है। ये है स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर ये है। तो सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर अगर आप देखोगे तो ओवेरियन कैविटी आपको दिखेगी, और उसी ओवेरियन कैविटी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको प्लेसेंटा मिलेगी। उसी प्लेसेंटा के अंदर आप देखोगे तो वहीं से मेगा स्पोरेंजिया ओरिजिनेट होती है, जिसको ओव्यूल भी बोला जाता है। मतलब कि ये तो ओवरी रही, ओवरी के अंदर और हम गए तो ओवेरियन कैविटी हमको दिखी, उस ओवेरियन कैविटी के भी अंदर गए तो हमको प्लेसेंटा दिखा, उसी प्लेसेंटा से अटैच्ड हमको क्या दिखा? माइक्रोस्पोरेंजिया, या जिसको ओव्यूल भी बोला जाता है। यही ओव्यूल आगे चल के सीड बनाएगा और यही ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाएगी। कैसे बनाएगी वो सब चीज़ें हम देखेंगे। और ये ओव्यूल्स की बात कर लें थोड़ा सा, तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी, एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स हो सकते हैं? हो सकता है एक हो सकता है एक से ज़्यादा हो। एक से ज़्यादा होते हैं पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्चिड्स में। एक होते हैं वीट में, पैडी में और मैंगो में। तो इन सब कंडीशंस में क्या है, वीट, पैडी और मैंगो में ओव्यूल्स एक पाए जाते हैं, सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, जबकि मोर देन 1 ओव्यूल जो है पपाया, वाटरमेलन या ऑर्चिड्स में पाया जाता है। क्यों? आगे देखते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा मेगा स्पोरेंजिया को थोड़ा सा जूम करें, मेगा स्पोरेंजिया जो कि सबसे अंदर प्लेसेंटा से अटैच्ड है, जिसको ओव्यूल भी बोला जाता है, उसको अगर थोड़ा सा जूम करके अगर हम देखें तो उसके बाद हमको क्या दिखता है? देखिए, एक तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपको पता है कि ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट को फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो सबसे हमको मतलब है ओवरी, ओवरी के नीचे ओवेरियन कैविटी, उसके नीचे प्लेसेंटा। अब देखो इसी प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, और यही ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल्स का थोड़ा सा अगर हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो कैसे दिखता है? ये ओव्यूल की इतनी सी क्या है? बॉडी है। आपको समझाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया ताकि आप भूलें ना कभी भी, क्योंकि यहाँ से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। ये क्या है? ओव्यूल्स की बॉडी। इसी ओव्यूल की बॉडी को प्लेसेंटा, ये देखिए प्लेसेंटा है रेड वाला, इस प्लेसेंटा से ओव्यूल की बॉडी को कनेक्ट करने का कौन काम कर रहा है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या कर रहा है कि इस ओव्यूल की बॉडी को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा है, और यही जो है फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी जिस रीजन में मिल रहे हैं उस रीजन को बोला जाता है हाइलम। तो अगर हाइलम आपसे पूछा जाए कि हाइलम क्या होता है, तो हाइलम जो है फ्यूनिकल और ओव्यूल्स के बीच का जो है जंक्शन है। और अगर फ्यूनिकल को पूछा जाए कि फ्यूनिकल क्या है, तो ओव्यूल की बॉडी को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम कौन करता है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज अ स्टाक विच कनेक्ट्स ओव्यूल्स बॉडी टू प्लेसेंटा। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। फ्यूनिकल्स आर ए स्टाक विच कनेक्ट्स ओव्यूल्स बॉडी टू प्लेसेंटा, and hilum is the region, is the junction between funicle and ovules body.
ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है उसको हाइलम बोलते हैं। अब इसी ओवेरियन जो ओव्यूल की बॉडी है, इसी के बाहर क्या है, ये ओव्यूल की मान लो बॉडी है। अब इसके बाहर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिनको एंटीगुमेंट्स बोला जाता है। भाई ओव्यूल की बॉडी है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, अगर प्रोटेक्ट करके रखना है तो कुछ तो प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, तो उसी प्रोटेक्टिव लेयर को एंटीगुमेंट्स बोला जाता है। ये एंटीगुमेंट्स क्या है कि जहाँ पे ऊपर ये हाइलम वाले रीजन पे क्या है कि थोड़ा सा वहाँ पे एब्सेंट हैं, टिप पोर्शन पे एब्सेंट हैं, एब्सेंट ऑन टिप ऑफ माइक्रोपाइलर एंड सो वेयर स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट। तो जहाँ पे एंटीगुमेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग होता है, छोटा सा होल होता है, खुला रहता है वो हमेशा। अगर इस ओव्यूल की बात करें तो ये वाला पोर्शन माइक्रोपाइलर इंड है जो कि एपिकल पार्ट है, और नीचे वाला ये जो चैलेजल इंड है इसको बेसल पार्ट बोलते हैं। तो बेसल पार्ट को बोलते हैं चैलेजल इंड, और अपर पार्ट को बोलते हैं, एपिकल पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। ध्यान दीजिएगा। अब एंटीगुमेंट में क्या है कि बहुत सारी जो है एक ग्रुप ऑफ सेल्स या मास ऑफ सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, एक सेल का एक गुच्छा वहां पे प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। और ये न्यूसेलस जो होता है इसमें बहुत सारा एबंडेंट फूड मटेरियल होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, हम देखेंगे। और इसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जिसको बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सके, आसानी से बिना माइक्रोस्कोप के उस न्यूक्लियस को अगर हम देख पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जो कि न्यूसेलस में पाया जाता है। न्यूसेलस क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है विच इज प्रेजेंट विद इन द इंटीगुमेंट्स। अब इसी ओव्यूल्स के अंदर जो है आप देखोगे एक रेड कलर का मैंने बनाया है, ये है एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमिट। इसी एम्ब्रियो सैक से आकर के हमारा पॉलन ग्रेन फ्यूज करेगा। क्योंकि पॉलन ग्रेन के पास हमको पता है कि दो सेल हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, तो दो न्यूक्लियस हैं उसके पास। अब हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक में अभी तो हमको कोई न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग अभी स्ट्रक्चर देख रहे थे। तो चलिए हम लोग प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि कैसे जो है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, उसमें कितनी सेल होती हैं, चैलेजल एंड पे कौन सी सेल होगी, माइक्रोपाइलर एंड पे कितनी सेल होंगी, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो अगर बात करें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे ओवरी थी, ओवरी के नीचे ओवेरियन कैविटी दिखी, ओवेरियन कैविटी के नीचे प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के नीचे ओव्यूल्स जिनको मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं, और इसी ओव्यूल्स के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक है जिसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से इस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, प्रोसेस देखते हैं। और यहाँ पे मान लो ये ओव्यूल्स हैं जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड हैं, जिससे अटैच हैं उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, और जिस रीजन पे फ्यूनिकल और ओव्यूल्स की बॉडी मिल रही है उसको हाइलम बोलते हैं। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स बॉडी एंड फ्यूनिकल, आपको पता है। अब यही ओव्यूल्स जो है डिफरेंशिएट होते हैं सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल में। कहाँ पे, माइक्रोपाइलर रीजन, न्यूसेलस का जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहां पे ये ओव्यूल्स डिफरेंशिएट होंगे मेगा स्पोर मदर सेल में। अब यही मेगा स्पोर मदर सेल जो है फर्स्ट टाइम जो है मियोसिस करती है, तो आपको पता है कि मियोसिस में दो सेल बनती हैं, इसको बोलते हैं मेगा स्पोर डायाड। अब उसके बाद यहाँ पे मियोसिस दूसरी बार ये डायाड्स करेंगे। अब दूसरी बार अगर मियोसिस करेंगे तो फिर यहाँ पे मेगा स्पोर टेट्राड बनेंगे, 4 सेल बन जाएंगी। और अब ये 4 सेल बन गई तो अब इन चारों मेगा स्पोर टेट्राड का सेपरेशन होगा, अलग अलग हो जाएंगे चारों सेल। 4 सेल में से तो 3 तो डीजनरेट हो जाती हैं, मर जाती हैं। ऐसा देखा गया है मोस्ट ऑफ केसेस में, ये तीनों सेल जो है मर जाती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। और जो फंक्शनल एक बचता है उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। अब जो ये फंक्शनल जो ये सिंगल बच गया है, अब ये माइटोटिक डिवीजन करेगा।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं माइटोटिक लिख रहा हूँ, अभी तक मियोसिस हो रहा था, 2 बार मियोसिस हुआ तो फंक्शनल मेगा स्पोर बने 4, और चारों में 3 तो डिजेनरेट कर गए, तो जो रिमाइनिंग बचा है उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। चूंकि ये अकेला है और इसी से पूरी प्रोसेस हो रही है, तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जहां पे सिंगल स्पोर से पूरा डेवलपमेंट हो रहा हो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। अब ये जो सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर बना है, ये अपने फर्स्ट टाइम पे क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन को में भी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी इसके अंदर, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा लेकिन न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा। तो एक बार माइटोटिक डिवीजन किया तो 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर सेकेंड टाइम पे माइटोटिक डिवीजन किया तो 4 न्यूक्लियस बन गए, 4 न्यूक्लिएट स्टेज। अब थर्ड टाइम पे जब माइटोटिक डिवीजन किया तो 4 से 8 बन गए, 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई। चूंकि इसमें जो है कैरियोकाइनेसिस में एक चीज होती है कि जैसे तुरंत जल्दी जल्दी जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस का जो नंबर होगा वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, उसके अंदर सेल वॉल नहीं लगना तुरंत जो है न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तुरंत सेल वॉल बन गई, ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद थोड़ी देर बाद जो है वहां पे शेडिंग शुरू होती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो इसके वजह से जैसे ही 8 सेल स्टेज हो गई 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद, तो अब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो 3 सेल जो है, 3 न्यूक्लियस जो है वो चलेजल एंड पे चले जाते हैं, और 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे आ जाते हैं, और 2 बेचारे जो है सेंट्रल में रह जाते हैं। तो ये जो 2 सेंट्रल में न्यूक्लियस हैं इनको बोलते हैं, 2 हैं तो 2 पोलर न्यूक्लियाई बोल दिए, और जो चलेजल एंड पे 3 है इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स अब सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या हो चुका है, सेल वॉल लग चुका है। चूंकि इनके ऊपर सेल वॉल लग गया है तो अब ये पैक्ड हो गई हैं। और ये जो 2 बीच में हैं इनको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो दोनों हैं, ध्यान दीजिएगा, ये और ये, इनको, इन दोनों को बोलते हैं सिनर्जिड्स। और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं, ये बीच में इसको बोलते हैं एग सेल। तो एग सेल का स्टेटस कैसा है, हैप्लॉइड है। एंटीपोडल सेल का स्टेटस कैसा है, हैप्लॉइड है। लेकिन जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियस जो है ये भी एन है, ये भी एन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों मिलकर के कैसे हैं, 2n है, डिप्लॉइड है। अब ये जो बड़ी वाली सेल है, इस बड़ी वाली सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में क्या दिख रहा है, सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जिनका डिप्लॉइडी कंडीशन कैसा है, डिप्लॉइड है, 2n है। और जो ऊपर 3 सेल हैं जिनके अंदर 3 न्यूक्लियस है उनको एंटीपोडल सेल। नीचे जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड हैं और एक सेल है। इन्हीं सिनर्जिड्स में ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सिनर्जिड्स में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। यही फिलीफॉर्म अपरेटस जो है सिनर्जिड्स में प्रेजेंट है, एक सेल में प्रेजेंट नहीं है। यही क्या करते हैं कि जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो ये पॉलन ट्यूब को बताएंगे कि किस तरीके से आपको, कहाँ से गाइड करेंगे कि कहाँ से आपको एंट्री करनी है। तो अभी के लिए इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। एक बार मैं रिकॉल करवा दूं कि सबसे नीचे क्या था, बल्ज्ड पार्ट था, ओवरी। ओवरी डिफरेंशिएट किया तो मेगा स्पोर मदर सेल बना। फर्स्ट टाइम पे मियोसिस किया मेगा स्पोर मदर सेल ने, तो मेगा स्पोर डायाड बना, 2 सेल बना। मियोसिस सेकेंड बार किया तो मेगा स्पोर टेट्राड बना। इन सेल्स का सेपरेशन हुआ, 4 सेल बनी, 3 सेल डिजेनरेट हो जाती हैं,
एक सेल बचती है जिसको फंक्शनल मेगा स्पोर बोलते हैं। और चूंकि इसी फंक्शनल मेगा स्पोर से कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बनेगा तो इस प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर फर्स्ट टाइम पे मियोसिस माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन के बाद जो है यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेगा। सेकेंड टाइम पे माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा तो 4 न्यूक्लियस बनेगा। तीसरी बार माइटोटिक डिवीजन करेगा तो 8 न्यूक्लियस बनेंगे। और फिर उसके बाद से शुरू होगा सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो 8 न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो तीन न्यूक्लियस ऊपर के साइड में रहते हैं जो कि सेल वॉल से फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, जो कि चैलेजल एंड पे होता है। एक्चुअली आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया, जबकि ये फिगर थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब कि चैलेजल एंड नीचे होगा, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होगा। लेकिन आपको ऐसे समझने में, जब हम आगे डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, मेल फीमेल गैमेट को मिलवाएंगे, तो वहां पे आपको समझने में आसानी होगी। चैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स हैं जिनका प्लॉइडी स्टेटस हैप्लॉइड है। एक बड़ी सेल है जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जिनका कंडीशन है डिप्लॉइड। और फिर माइक्रोपाइलर एंड पे 2 तो सिनर्जिड हैं जिसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, और एक जो है एग सेल है माइक्रोपाइलर एंड पे। तो ये इतनी सी प्रोसेस है, और इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लियस। चूंकि 8 न्यूक्लियस हैं तो 8 न्यूक्लियट और 7 सेल हैं। आप देखिए, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5, 6 और ये एक बड़ी वाली सेल, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज, इसी को बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में, इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म रिडक्शन डिवीजन मियोसिस अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है, जबकि फंक्शनल जो मेगास्पोर बना है, ये तो मेगास्पोर मदर सेल है और ये फंक्शनल मेगास्पोर है। तो फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन होगा, 3 बार होगा, जबकि माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक के लिए हमने क्या पढ़ा? मेल गैमीट को बना लिया जिसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं, और फीमेल गैमीट को बना लिए हैं जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो अब इसी एम्ब्रियो सैक में आपको पता है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज है। तो और जो हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा है, मेल गैमीट को पढ़ा है, उसमें 2 न्यूक्लियस हैं। तो वेजिटेटिव सेल का एक तो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब उसी न्यूक्लियस को लाना है और इनसे फ्यूज कराना है, क्योंकि जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तभी जा करके जाइगोट बनेगा, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगी, तभी तो फ्रूट एंड सीड बनेंगे। ह्यूमन के केस में क्या है, स्पर्म फादर साइड से आया, ओवम मदर साइड से आया, तो दोनों मिलकर जाइगोट बनाए, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, धीरे धीरे बच्चा बन गया। तो प्लांट्स के केस में भी अब इन्हीं दोनों न्यूक्लियस को फ्यूज कराना है। वो दो न्यूक्लियस आएंगे पॉलन ग्रेन से, और यहाँ पे तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। क्या दोनों न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस से फ्यूज करेंगे, या फिर दोनों न्यूक्लियस किन्हीं 2 न्यूक्लियस से फ्यूज करेंगे? तो क्या कंडीशन होगी, कैसे होगी, वो सब चीजें हम कल देखने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन में। क्यों उसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, वो भी बात करेंगे, इजी वे में समझेंगे। आज के इस लेक्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो भी पॉइंट्स मैंने जहाँ पे भी जैसे भी बोला है, आपकी नोट्स में एटलीस्ट वो चीज़ें मेंशन्ड होनी चाहिए। अगर जो चीज़ें मैंने बोला है वो चीज़ आपने मेंशन नहीं किया है, तो कम से कम जितना मेरे नोट्स में लिखा है वो चीज़ें तो आप में मेंशन्ड होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें मेंशन्ड है तो फिर आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने स्किप करके वीडियो देखा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी। और आज तो हमने क्या किया, मेल फीमेल गैमेट को बना लिया है, कल फ्यूज़न कराएंगे, उसके बाद देखेंगे, कल देखेंगे किस तरीके से फ्यूज़न होता है, फ्रूट कब बनेगा, सीड कब बनेगा, सारी चीज़ें देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को तो कम से कम शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए कुछ, और भी बच्चे आ जाएं तो हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। चलिए मैं लास्ट में क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस को देखिए और अच्छे से करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।